नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के बाद उत्तराखंड की सियासत उफान पर है, जहां जारी आंकड़ों में महिला और युवाओं का पलड़ा भारी होने के बाद ये दोनों ही राजनीति के केंद्र में आ गए हैं और आजकल दोनों ही पार्टियों के चहेते भी बने हुए हैं। तो देखना यह है कि एक तरफ सरकार की योजनाएं और दूसरी तरफ विपक्ष की आशाएं। अब उत्तराखंड की आधी आबादी और भारी युवा आखिर किसे अपना सरपरस्त चुनते हैं, जिसके लिए ग्राउंडिंग और फील्डिंग दोनों ही तैयार की जा रही है। तो आज बात होगी बीजेपी और कांग्रेस की युवा रणनीति की। जिस तरह से उत्तराखंड में युवाओं की संख्या वोटर लिस्ट में टॉप पर सामने आई है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए अब युवा और महिला लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति के केंद्र में हैं। दोनों ही पार्टियों के द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है इन वोटरों को लुभाने के लिए, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बिसात के बाद, चाल के बाद युवा किसे चुनते हैं। युवा वोटर यानी 18 साल से ज्यादा और 40 साल से कम युवाओं की संख्या वोटर लिस्ट में टॉप पर। चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची हुई जारी। प्रदेश में 99,000 नए मतदाता बढ़े। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 82,43,000। 18 से 19 साल के 1,29,062 मतदाता। सबसे ज्यादा देहरादून जिले में 15,30,939 मतदाता। तो आज उत्तराखंड में जारी नए आंकड़ों पर राजनीति पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रविंद्र सिंह आनंद जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शीशपाल जी आपसे ही, जिस तरह से चुनाव आयोग की नई लिस्ट में युवाओं की यदि हम बात करें तो 30 साल से लेकर और 49 साल तक के जो संख्या है ये सबसे अधिक है, और ऐसे में तमाम तरह की रणनीतियों की बात की जा रही है। आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है और क्या लगता है आपको कि ये युवा आपकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे? देखिए प्रियंका जी, चुनाव आयोग ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार राज्य में जो कुल मतदाता है उसका 50% जो है राज्य में युवाओं के हिस्से आया है, और युवा लगातार सरकार के विरोध सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि जो युवाओं के हिस्से की नौकरियां हैं वो सरकार ने उनको बेचने का काम किया। युवा उसमें जो है पारदर्शी व्यवस्था चाहते थे, सीबीआई जांच की मांग चाहते थे, उसके लिए युवा सड़कों पर भी उतरे और सरकार ने उनको लाठी डंडों से पीटने का काम किया। और अग्निपथ योजना का भी इस राज्य के अंदर बहुत भारी विरोध है। जब भी मोदी जी उत्तराखंड आए, जब भी जो है अमित शाह जी उत्तराखंड आए, उन्होंने कहा कि देश के अंदर 5 धाम है और 5वां धाम सैनिक धाम है। उस जो 5वें धाम की महिमा है उसको खंडित करने का काम जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ योजना को ला करके किया, क्योंकि यहाँ पर 10,000 युवा प्रति वर्ष जो है कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के माध्यम से देश सेवा के लिए सेना में जाते थे, वो अवसर उनसे छीनने का काम किया है। और 4 साल का अग्निवीर बना करके युवाओं के जो सपने हैं उनको जो है कुचलने का काम सरकार ने किया है। तो युवा तो पहले से ही जो है इस तानाशाह सरकार से आक्रोशित है, और बेटियां भी इस राज्य के अंदर सुरक्षित नहीं है। लगातार जिस तरीके से बेटियों की आबरू के साथ इस राज्य में खिलवाड़ हुआ है, अगर सरकार का ही आंकड़ा हम उठा लें, 21-22 में 872 बेटियों के साथ रेप होता है, और 22-23 में ये स्थिति थी और भयावह हो जाती है। इसमें जो है बेटियों से रेप की संख्या 960 हो जाती है। अपहरण की घटनाएं अगर इसमें जोड़े तो ये संख्या जो है
बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल इससे शीशपाल जी, प्रदेश की बेटियों में शीशपाल जी, भारी आक्रोश है और मातृशक्ति ठीक हो है, आपके चाहे आंकड़ों युवा पर हो। मैं बात करूंगी, आपसे अगला सवाल भी लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने इस बार महिला वोटर और युवा वोटरों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी इन युवा वोटरों को सीढ़ी बनाकर जीत का रास्ता तय करना चाहते हैं। दरअसल इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में युवा वोटर यानी 18 साल से ज्यादा और 40 साल से कम वोटर लिस्ट में टॉप पर हैं और इन्हीं वोटरों पर फोकस अब बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है। इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा एसएसआर के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। यानी साफ है, युवा वोटरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए धामी सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, हर किसी की उम्मीदें परवान मार रही है। कांग्रेस का दावा है कि मौजूदा सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है, ऐसे में युवा उनके साथ खड़ा होगा, जबकि धामी सरकार के मंत्री दम भर रहे हैं कि युवा उनके साथ हैं। पार्टी ने तय किया कि हम लोग युवा मोर्चे के माध्यम से उन युवाओं के साथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और उनको जागृत करेंगे। पहली बात तो वोट डालें, और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ कि युवाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से आज पूरे क्षेत्र में सक्रिय है, उस नाते मैं कह सकता हूँ कि युवा मतदाता जो हमारा 50% जैसा आप बता रहे हैं, उस नाते हमें उम्मीद है कि युवाओं का सीधा सीधा समर्थन विकास को और भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। देखिए, दो चीजें हैं, दो चीजों में फर्क है बीजेपी कांग्रेस में। कांग्रेस जो युवाओं पर नजर रखी है, हम उनके जो SSSC भर्ती घोटाले से लेकर पटवारी पेपर लीक को लेकर जो परेशान थे युवा, हम उनके साथ खड़े रहे, उनके आंदोलनों में साथ रहे। हम अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP के नाम के लिए लगे रहे। ये सब युवाओं के मुद्दे हैं और बीजेपी उन पर लाठी चलाती रही, उन पर 307 लगाने की कोशिश करती रही। ये बीजेपी के मुद्दे हैं। आज बीजेपी की सरकार में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है और हमारी जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हुई है, तो युवा, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के साथ होगा। युवा हो चुके उत्तराखंड में युवा मतदाता अब कुल मतदाता संख्या के आधे के बराबर हो गए हैं। ऐसे में यही युवा वोटर नेताओं के भाग्य का फैसला भी लिख सकते हैं। इसलिए सियासी दल अब चुनावी रणनीति में युवाओं को केंद्र मानकर सियासी बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये युवा मतदाता किस दल का साथ देते हैं और किसे चुनाव जिताकर अपना नेता चुनते हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सीधे रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी बने हुए हैं, रविंद्र सिंह आनंद जी वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ रविंद्र वाल्मीकि जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शीशपाल जी, जिस तरह से आपका कहना था कि युवा आपके साथ होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वो त्रस्त हैं, लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए 2022 के चाहे रिजल्ट की बात करें या 19 की बात करें, नए मतदाता 99,000 जो ऐड हुए हैं उनको यदि हम निकाल भी लेते हैं तो 22 में जो चुनावी नतीजे आए थे वो आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे। रविंद्र जी, पहले आपके पास आऊंगी। रविंद्र वाल्मीकि जी। जी, देखिए, जिस प्रकार से हमारा देश, हमारा प्रदेश, युवा जो है भागीदारी बहुत ज्यादा है हमारे प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्यशाली है। और आज जिस प्रकार से देश को विकसित देश बनाने की ओर
ये युवा ले जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन युवाओं नहीं, लेकिन रविंद्र जी, शीशपाल जी का कहना है कि सड़कों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई योजनाएं आपकी सरकार की ऐसी रही नहीं है जो युवाओं के हित में रही हो। देखिए, सड़कों पे तो युवा जो है 4.5 किलोमीटर सड़क चल के आया था, भारत जोड़ते हुए या भारत जोड़ते हुए या भारत छोड़ते हुए, हमें इस बात का नहीं पता। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो देश का सबसे बड़ा युवा तो कांग्रेस के लिए वही है। अब उनकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसका तो ये हमारे पास इलाज नहीं है ना। लेकिन इस देश का युवा लगातार रोजगार की ओर है। अभी कुछ दिन पहले ही आंकड़े आए हैं जिस प्रकार से रोजगार को लेके और बेरोजगारी को लेकर, वो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को इस समय कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वही है। ये किसी भी चीज को लेकर नकारात्मकता की जो नहीं, लेकिन रविंद्र जी, आपकी सरकार के भी 2 साल बीत जाने के बाद भी आप अभी इन्वेस्टर समिट और एमओयू साइन ही कर रहे हैं। कोई भारी संख्या में आपने अभी नौकरियां उपलब्ध नहीं कराई युवाओं को। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, पिछले अगर सारे जब से उत्तराखंड बना है उतना कार्यकाल और माननीय धामी जी का कार्यकाल अगर आप देखते हैं तो इतनी नौकरियां 20 साल के कार्यकाल में नहीं मिली जितनी 2-2.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आप बताइए ना कैसे। लेकिन नौकरी मिलेगी उसे ही जो काबिल होगा। क्या वो जमाना चला गया जब कांग्रेस द्वारा नौकरियों को बेचा जाता था? नौकरियों के लिए ऐसे सिस्टम बनाए हुए बेरोजगार नेताओं कहीं ना कहीं क्रैश किया। उस पर आप जो है उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, तभी जो है इनको हास्यास्पद बताएंगे। पर देश से लगातार पलायन हो रहा है, इनके पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है, आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं। आपने जो है युवाओं को रिवर माइग्रेशन के सपने दिखाए, अपने बैंकों के ही रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। इन्होंने भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन किए हैं। 90% आवेदन तो आपके बैंकों ने खारिज कर दिए। 10% जो आवेदन स्वीकृत हुए हैं उनमें भी युवा जो है सालों से जो है बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, उसके बाद भी उनके आवेदन जो है धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। तो युवा को हर तरीके से आपसे नाराज है, आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और आपने जो है इस राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का आप नारे देते हैं, नंदा गोरा योजना, जिसके तहत बेटियों को जो है पढ़ाने में सहायता मिलती थी, आपने उसके बजट को आधा करने का काम किया। तो आप कहाँ से युवाओं के हक में, कहाँ से आप बेटियों के हक में है? राज्य की बेटियां भी आपसे नाराज है, राज्य के युवा तो आपके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में बेटी अंकिता भंडारी के पिता ने डीएम कोड़ी को न्यायिक के नाम के संदर्भ में पत्र लिखा। आप उससे जो है न्यायिक जांच की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, बेटी के माता पिताओं का नहीं। लेकिन रविंद्र जी, उनका सवाल है अंकिता भंडारी हत्याकांड का कितना लंबा समय होगा? भारी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर कैंडल लाइट मार्च से लेकर सब कुछ निकाला, लेकिन क्या दिया आपकी सरकार ने? क्या न्याय मिल गया? देखिए न्याय हमारी सरकार ने जितनी तीव्रता के साथ अंकिता भंडारी के अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया वो हमने किया। अब न्याय का काम जो है न्यायालय का है। न्यायालय को के ऊपर से में मजबूती से सरकार अपना पक्ष रख के उन लोगों को, ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो सके, इस ओर न्याय के लिए सरकार काम जी। रविंद्र सिंह आनंद जी। जी मैडम, देखिए, ये जो अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 मार्च 2023 को जो देहरादून के घंटाघर स्थित जहां पर बेरोजगार संघ के युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जिस प्रकार से लाठियां भांजी गई, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनके सर फाड़ दिए गए, कईयों को बहुत सीरियस इंजरी हुई, वो पूरे प्रदेश ने देखा। दूसरी बात, जो अंकिता हत्याकांड है, देखिए अंकिता हत्याकांड पर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी प्रदर्शन करते रहे और सबने बीजेपी से निवेदन भी किया, मांग भी की कि उस वीआईपी का नाम बताओ, वो वीआईपी कौन है बीजेपी का, जिसको परोसने के लिए उस बच्ची पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा था। आज तक ये उस वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं है। आज तक जो युवा धरना स्थल पर बैठे हैं,
अगर आप आज भी बात करें, आज भी युवाओं ने टेंट लगा रखा है गन्ना स्थल रायपुर रोड पर। आज इस बात को 1.5 साल हो गया उनके। रविंद्र वाल्मीकि जी, कभी आपके मुख्यमंत्री ने, किसी नेता ने जाके उनका हाल पूछा कि युवाओं कैसे हो तुम? इस युवाओं की आप बात करते हो, केजरीवाल वीआईपी है, वो कभी बार-बार ईडी चिट्ठी लिख रही है, भैया आओ यहाँ पे आके हमें जवाब दो। नहीं, लेकिन उत्तराखंड में केजरीवाल को छोड़ दीजिए आप, लेकिन उत्तराखंड का युवा जो सवाल कर रहा है उसका जवाब तो देंगे ना आप। देखिए ना, देखिए मैं यही बात जवाब नहीं है, हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। क्या विपक्ष के इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, ये सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही सही है और वही मानना पड़ेगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई एविडेंस है, आप कोर्ट नहीं सुनेगा आपके लोकप्रिय चैनल पर के, मैं दावा करता हूँ। क्या चैनल पर? अब जिस वीआईपी को बुला रही है लगातार केजरीवाल को ईडी, वो वीआईपी तो जा नहीं रहा और ये वीआईपी हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई हम बता तो रहे वो वीआईपी केजरीवाल है। ईडी बार-बार चिट्ठी लिख रही है। इन्होंने बात को घुमाया और ये उत्तराखंड से अरे निकल बात करके घुमा नहीं रहा भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप एविडेंस रखिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके प्रवक्ता कोई तैयारी नहीं करते, कोई जो इनको बताया जा रहा है वही बोलते हैं। के पास सबूत भी है। अरे लेकिन रविंद्र वाल्मीकि जी, मैं बात उत्तराखंड की कर रही हूँ, उत्तराखंड की युवाओं की कर रही हूँ। आप दिल्ली लेकर मत जाइए उससे। दिल्ली 24 में जाना होगा तो 24 की बात 24 में कीजिएगा, लेकिन फिलहाल युवाओं की बात यदि हो रही है, सड़कों पर यदि प्रदर्शन होता है और लंबे समय से यदि प्रदर्शन किया जा रहा है, तो केवल आपकी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुआ है, केवल जो मंदिर आपने निर्माण किया है, 370 जो हटा दिया है, उसी के बल पर तो युवाओं का भला नहीं होगा ना? नहीं, देखिए उसके ऊपर भला नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर भला होगा। देखिए भला होगा यहाँ पे जिस प्रकार का, आप बताइए कि तीर्थाटन और पर्यटन में सबसे बड़ी हमारी जो जीडीपी की वो है, वो हमारे इस प्रदेश के लिए तीर्थाटन और पर्यटन है। आप बताइए कितने लाख करोड़ जो है हमारे यहाँ पर्यटन हुआ, मुद्दे से भटक रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ये मुद्दे से भटक रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। युवाओं को जिस प्रकार से लाठियां भाजने का इन्होंने काम किया, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के जो चलने वाले युवा बेरोजगार को बुलडोजर चला करके खत्म किया, और उस प्रकार से पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाया गया, और जिस प्रकार से इनके भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री का नाम सामने आया, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना नहीं चाहती है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। नहीं, पलायन को लेकर आपका कहना था ना कि सरकार जब आपकी आई थी तो आपका कहना था ना कि पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। कितना हल कर दिया आपने पलायन की समस्या को? पलायन तो आज भी हो रहा है ना। देखिए पलायन की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे 10 साल की, तो आपको उसमें पता लगेगा कि पलायन कितना ज्यादा हमारा रुक गया है इस समय। पलायन के देखिए जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नौकरियां धामी जी ने दी, जो कि बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ बात उन्होंने कही। अब ये पलायन रोकने की बात करें, वो भी झूठी है। किसी आधार पर, किसी तथ्य पर ये बात नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन रविंद्र वाल्मीकि जी आंकड़े रखिए ना, फिर आपसे इत्तेफाक तो आपका विपक्ष तो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहा ना। आपने काम किया है तो क्या विपक्ष सरासर नकार रहा है? शिषपाल जी क्या कहना है आपका? उनका कहना है कि उनकी सरकार में पलायन कम हुआ है। के पास जब जवाब नहीं होता तो है झूठ में उतर आते हैं। पलायन आयोग कांग्रेस पार्टी ने बनाया या आम आदमी पार्टी ने बनाया? अरे पलायन आयोग का गठन आप ही की सरकार ने किया भाई, उसी के आंकड़े। वो कह रहा है कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन करने के लिए मजबूर है। उत्तराखंड में जो है तमाम गांव खाली हो रहे हैं, वो वैसे ही हो रहे हैं क्या? अगर रिवर माइग्रेशन के आपने जो दावे किए थे, मैंने उसका बताया आपको कि युवाओं ने तमाम इनकी योजनाओं में आवेदन किए और उनके जो है 90% आवेदन रिजेक्ट हो गए। 10% आवेदन अगर स्वीकृत भी हुए तो बैंकों ने उन्हें लोन ही नहीं दिया। सरकार ने क्यों नहीं उसकी समीक्षा की? क्यों नहीं बैंकों पर जो है प्रेशर बनाए कि युवाओं के आवेदन स्वीकार करे? जो युवा सपने लेकर के आए थे वो निराश होकर के वापिस चले गए। तो कहीं भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना, अग्निपथ योजना ला करके आपने वैसे ही
युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया। उनकी नौकरियां बेच करके जो है यूके SSS और राज्य लोक सेवा आयोग ने उन पर जो है उनके सपनों को और फलिता लगाने का काम किया, निराश करने का काम किया। सरकार तो रोजगार देने में चौतरफा फेल है, फिर जो है ये किस तरीके से जो है दम भर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता है तो कुछ तो इनको बोलना ही है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि युवा निराश है, हमारी बेटियां हताश है, क्योंकि उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है और सरकार मतलब रोजगार के मोर्चे पर, सुरक्षा के रविंद्र वाल्मीकि जी जवाब दीजिएगा। हर मोर्चे पर फेल है। मैं प्रियंका जी आपको पलायन आयोग की 2008 से लेकर 18 तक की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 1,18,981 लोगों ने पलायन किया था और 2018 से 22 तक 28,531 लोगों ने। तो आप बताइए आंकड़ा रुका या नहीं रुका? अब अगर इस रिपोर्ट में पलायन आयोग की ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है, हमारे रिपोर्ट छपी थी। आप बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, डेट के साथ आपने जो आंकड़े रखे हैं बहुत ज्यादा है। अगर हमारे यहाँ हो रहा है ना तो हमारे प्रदेश के जिलों में ही हो रहा है, बहुत ज्यादा है। आप आंकड़ा देकर के खुद ही फंस गए हैं। आपने खुद ही अपने मुंह से बता दिया कि कितने हजार लोगों ने पलायन किया है। ठीक है रविंद्र सिंह जी आपके पास आती हूँ। रविंद्र सिंह जी, उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का आंकड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है 19 और 22 में, चाहे आप कुछ भी कह ले, उत्तराखंड की जनता की पहचान भारतीय जनता पार्टी रही है और ऐसे में कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन आपकी जमीन की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में कुछ खास जमीन है नहीं। युवाओं का जिस तरह से आंकड़ा सामने आया है, क्या लगता है आपको युवाओं के लिए क्या कुछ आप लेकर आएंगे या किस तरह से युवाओं के बीच अपनी पार्टी को आप स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? देखिए मैडम, अगर आप 2024 की बात करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वक्त गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन का हिस्सा होने के नाते ये बात केंद्र तय करेगा कि हमें चुनाव जो लड़ना है गठबंधन में वो किस रणनीति पर लड़ना है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने पंजाब में और दिल्ली में युवाओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त वहां पे कराई हैं, उसी प्रकार से हम उत्तराखंड में भी जो हमारा समर्थित प्रत्याशी होगा वो समर्थित प्रत्याशी को हम जिताने के लिए बात करेंगे। और जिस प्रकार से आपने अभी देखा कि रविंद्र वाल्मीकि जी ने खुद ही आंकड़े रखे 35,000 लोगों ने 4 साल में उत्तराखंड से पलायन किया। ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था ये पूरी देश है उसमें घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, डिबेट की जो बात है वो कहीं भी ये टिक नहीं पा रहे, साथ ही मुद्दा वहीन हो चुके हैं, मुद्दे को भटकाने में लगे हैं। कभी दिल्ली की बात करते हैं, कभी पंजाब की बात करते हैं, कभी कहीं की बात करते हैं। इससे साबित होता है कि जी रविंद्र वाल्मीकि जी अपनी बात रखिए आप। पक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो लेकर के चुनाव में जा सके। अरे रविंद्र सिंह आनंद जी सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी, बेरोजगारी का स्तर भी घटा है। देखिए 21-22 में जो हम भागीदारी की बात करें, श्रम की भागीदारी 55.9 है और 22-23 में 4% की वृद्धि हो गई। नहीं लेकिन रविंद्र वाल्मीकि जी जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपके लिए अच्छा आंकड़ा है ये? जो आपने वादा किया था जनता से, क्या आपको लग रहा पूरा हो गया? नहीं, मैं इसे देखिए प्रियंका जी, मैं किसी भी सूरत में नहीं कह रहा हूँ कि हमने सब कुछ कर दिया है। हम कह रहे हैं हम उस ओर चल पड़े हैं, हम धीरे धीरे उस ओर चल पड़े हैं और अब इसकी रफ्तार और तेज बढ़ने वाली है। उन्होंने खुद ही बताया कि 23,000 लोगों को कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि हमने सब कुछ बताया, ऐसा नहीं। और लेकिन उसमें बताने में भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बात को लेकर शर्म की बात है। अपने राज्य का कोई भी उदाहरण पेश नहीं करता। मैं कह रहा हूँ आप दावा कर दो, आप एक उदाहरण दीजिए अपने स्टेट का, या कांग्रेस भी बैठी है, आम आदमी पार्टी भी बैठी, इनके पास उदाहरण नहीं है। ये फिर हमारे से जब हम ऐसी बात करते हैं तो ये हमारे को कहते हैं हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अरे भाई उत्तराखंड में सरकार हमारी है तो हम अपने उत्तराखंड की बात रखेंगे ना। आपके राज्य में कोई आपने ऐसी चीज करी हो जिसे यहाँ के युवाओं को बता सके कि देखिए हमने तो नहीं। लेकिन रविंद्र वाल्मीकि जी, यदि आप पिछले सरकार के भी आंकड़े दो तो पिछली बार की सरकार भी तो आप ही की सरकार थी ना,
उसके बाद आपने 2 सालों का ये आंकड़ा दे दिया है, लेकिन जिस तरह से आप वादा करके निकलकर सामने आए थे 2 साल में, यदि आप 23,000 25,000 की बात करें तो वो आंकड़ा भी कम नहीं है। युवाओं की यदि बात करें, और उसके बाद जिस तरह से सड़कों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमओयूज को लेकर जरूर बात हो रही है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। 2018 के जो एमओयू थे वो जिस तरह से फेल हुए हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि एमओयू तो साइन हो रहे हैं, लेकिन जब तक धरातल पर नहीं उतरते हैं तब तक वो कैसे मान लें कि विकास होगा? देखिए प्रियंका जी, इनको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लड़का पैदा ही नहीं हुआ उसके बेटे का भी नाम रखवाना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी एमओयू साइन हुए हैं, एजेंसियां, कंपनियां, इंडस्ट्रियां हमारे प्रदेश की ओर आ रही हैं, उनको जमीन आवंटित कर रहे हैं, उनको लगाने के लिए कहाँ चीजें लगेंगी उस ओर सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। आप बताइए, अगर मुझे दिल्ली से देहरादून जाना पड़ता था तो 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। 8 मंदिर पड़ता है हमारे यहाँ मोबे वाला में, 3-3 घंटे का जाम लगता था। एक सुरंग होती थी अंग्रेजों के जमाने की। यहाँ पे जो कारें बिकने भी आती थी ना प्रियंका जी, वो उत्तर प्रदेश में उतरती थी, क्योंकि वो बड़ा ट्रक जो कंटेनर आता था वो सुरंग पार करके नहीं आ सकता था देहरादून, वहां से पैदल चल के आती, ड्राइव करके लानी पड़ती थी। तो ये हाल था 2014 से पहले का। 2016 में एक सुरंग बनी और 2022 में दूसरी बन के तैयार हो गई, जो दिल्ली 2.5 घंटे में लगी। मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्शन देहरादून में बैठ के बनाते हैं, हम उसको कितनी जल्दी दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक, बेंगलोर तक उसे कैसे ले जाएंगे? यहाँ सड़कों के साधन नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। चलिए ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। यदि आप आंकड़े दे रहे हैं तो अब दिल्ली दूर नहीं है, समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2-3 महीनों में उत्तराखंड का युवा और जनता खुद ही बताएगी कि किसके पक्ष में ज्यादा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी, रविंद्र जी, शीशपाल जी, रविंद्र सिंह आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के आंकड़े सामने आने के बाद अलग अलग पार्टी अपने अपने दावों के साथ आगे आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी दम भर रही है कि युवा उनके साथ है। अब देखना यह होगा कि 24 के चुनाव के बाद जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो युवा किसका साथ चुनते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।